हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आपका एग्जाम राउंड द कॉर्नर है और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न पर काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या फिर इन्हीं को रिपीट कर दिया जाता है। सो लेट्स बिगिन। पेन एंड पेपर लेकर आप रेडी रहना और मेरे साथ साथ। नेक्स्ट, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई डैश प्ले क्रिकेट। स्टार मार्क क्वेश्चन, बताइए। ओके अब आपको समझ लगेगा कि मोडाल का क्वेश्चन है ये, बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये टेंसेस का क्वेश्चन है। कोई भी काम आप पास्ट में किया करते थे और कुछ समय के लिए आपने लगातार किया है, लेकिन इस समय आप वो काम नहीं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें यूज्ड टू का प्रयोग करना है। कोई इंसान कहता है कि अरे कॉलेज के दिनों में मैं सिगरेट पिया करता था, तो वो क्या कहेगा? आई यूज टू स्मोक इन कॉलेज, ही डज नॉट डू इट एनी मोर। कॉलेज के दिनों में मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी, आई यूज टू टीच स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कॉलेज डेज। ओके, इस तरह से मैं कॉलेज के दिनों में कैंटीन में खाना खाया करता था, आई यूज टू टेक माई लंच इन कैंटीन। समझ में आया आपको? ओके, कुछ सालों बाद जब आप हाई फाई ऑफिसर्स बन जाएंगे, आप क्या कहेंगे? आई यूज टू स्टडी वोकैबुलरी एंड इंग्लिश ग्रामर। आई होप तब तक आपकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाए। तो यहां पर हमारा होगा यूज्ड टू। व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। जब मैं कॉलेज में था मैं क्रिकेट खेला करता था। आंसर बी। चूज द राइट वर्ड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहां पर पक्षी रखे जाते हैं, जहां पर पक्षी रखे जाते हैं। ओके, आपके सामने अवायरी हाउस, अ पायरी, एक्वेरियम। दीज आर द फोर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। आप में से बहुत से लोग क्या कहते हैं कि मैम हम अपायरी और अवायरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपका ये समाधान कर देती हूँ। आपने एविएशन सेक्टर सुना है? व्हाट इज एविएशन? एविएशन सेक्टर फ्लाइंग से रिलेटेड है क्या? ये जो हमारे सारे हवाई जहाज वगैरह उड़ रहे हैं, क्या वो इसी सेक्टर से रिलेटेड है? एविएशन, यस, इसी से हैं। पक्षी इसी में आएंगे। क्या स्पेलिंग है? ए वी। तो जहां बर्ड्स रखी जाएंगी दैट इज एन अवायरी। दिस इज माय आंसर। अपायरी में कौन रहता है? अपायरी में बीज रहती हैं। ओके, मधुमक्खी पालन जो लोग करते हैं वो भी तो उन मधुमक्खियों को कहीं रखते होंगे भाई, ऐसी तो सब जगह वो उड़ती नहीं फिरती होंगी। एक्वेरियम ये घरों में जो आपका होता है जिसमें मछलियां रखी जाती हैं, दैट्स एन एक्वेरियम। ओके, नेक्स्ट। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से बोलता है, उसकी स्पीच जो है वो फ्लुएंट एंड क्लियर है, उसके लिए क्या वर्ड है ये आप मुझे बताइए। चलिए बताइए। इमोशनल, इमोशनल होता है भावुक, भावुक। ओके, इमोशनल इज भावुक। देन वी हैव एंथुजियास्टिक, जोश वाला, जिसमें बहुत एंथुजियाज्म हो, जोशीला। माई सन इज अ वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन, आई एम एन इमोशनल पर्सन। फिर है आर्टिक्यूलेट, यस दैट्स द आंसर। जो क्लियरली बोले, अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए, आर्टिक्यूलेट। ओके, कॉन्फिडेंट, जिसमें बहुत आत्मविश्वास भरा हो। ओके, सो आंसर हियर इज सी। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। वेरी नाइस। अब हमारे सामने आ गया है स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस, ये क्वेश्चन आ गया, बताइए। द जापानीज बिकम वेरी एक्साइटिंग about new fashion ideas but the trends only last a short while। और लास्ट में आपको दिया गया है नो एरर। ठीक है, लास्ट में आपको क्या दिया गया है? नो एरर, कि कोई गलती है ही नहीं। वेरी नाइस, नो एरर भी होना जरूरी है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप गलतियां क्रिएट कर देते हैं, गलती एक्चुअली होती ही नहीं है। बताओ यहां पर द जापानीज बिकम, अच्छा ये किस टाइप का सेंटेंस है? बताइए बताइए। द जापानीज बिकम वेरी एक्साइटिंग अबाउट न्यू फैशन आइडियाज। जो जापानी हैं वो नए फैशन आइडियाज को लेकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड है ये कुछ ही समय के लिए रहता है। बताइए इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। अब देखो ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का है ना, क्योंकि ये तो उनकी हैबिट है भाई। करेक्ट,
उनकी हैबिट है। तो यहां पर द जापानीज बिकम वेरी एक्साइटेड भी आप कर सकते हैं, ओके या फिर द जापानीज, यहां पर द जापानीज बिकम वेरी एक्साइटेड अबाउट न्यू फैशन आइडियाज बट द ट्रेंड, ओके बट द ट्रेंड्स ओनली लास्ट अ शॉर्ट वाइल। ठीक है, बिल्कुल सही है। या फिर आप ऐसे कर लो, द जापानीज आर वेरी एक्साइटेड, ऐसे कर लो, तो भी एरर हमारा पार्ट बी में ही है। सो आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी। ये जो एक्साइटिंग है इसमें आपका गड़बड़ है, ओके इसमें आपका गड़बड़ है, बिकॉज बिकम भी एक वर्ब है। पिक द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, ओके वेरी नाइस। द ब्लेसिंग्स दैट द हैबिट ऑफ रीडिंग confers on their possessor are many provided we choose the right kind of books। कितनी रेटिंग दूं इसको मुश्किल होने में? 4 आउट ऑफ 5। और जितने लोग आपको इसको कर देंगे, जितने लोग इसको कर देंगे उनकी रेटिंग हो जाएगी 5 में से 5। करने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो। आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई विल देन एक्सप्लेन इट टू यू। द ब्लेसिंग्स दैट द हैबिट ऑफ रीडिंग कन्फर्स, कन्फर का मतलब क्या होता है? गिव्स। रीडिंग हैबिट जो है हमारे लिए किस तरह से आशीर्वाद साबित होती है? द ब्लेसिंग्स दैट द हैबिट ऑफ रीडिंग कन्फर्स ऑन देयर पोजेसर। पोजेसर कौन होता है? पोजेसर वो होता है जो किसी चीज को पोजेस करता है। कोई चीज अगर उसके पास हो, उसके पोजेशन में हो। अब आप देखिए ध्यान से, ठीक है, तो पोजेसर जिसमें ये हैबिट है, ठीक है। अब हम कौन सी हैबिट की बात कर रहे हैं? द हैबिट ऑफ रीडिंग। हम इस हैबिट की बात कर रहे हैं, करेक्ट। ये हैबिट जिसमें होगी वो इसका पोजेसर कहलाएगा। हैबिट ऑफ रीडिंग सिंगुलर होगा, तो यहां पर ये जो देर लगा हुआ है ये हमारा इनकरेक्ट है। ओके, इसकी जगह क्या होगा? यहां पर हमारा सिंगुलर लगेगा, इट लगेगा। द ब्लेसिंग्स दैट द हैबिट ऑफ रीडिंग कन्फर्स ऑन इट्स पोजेसर आर मेनी। तो यहां पर जो है हमारा एरर है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। बी, ओ सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये तो आंसर होगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैच लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट 2, और ये है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आपको 4 फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग दिए गए हैं। देखो ध्यान से, ब्रेक इनटू, कट इनटू, लुक आउट फॉर, पुट इनटू। बताइए, आपके सामने है इन सर्च ऑफ, वेयर, एंटर बाय फोर्स एंड रेड्यूस। ओके, ब्रेक इनटू क्या होता है? द थीफ ब्रोक इनटू आवर हाउस। द थीफ ब्रोक इनटू आवर हाउस, यानी जबरदस्ती उसने प्रवेश कर लिया। सो ब्रेक इनटू होता है आपका ए गोज विद 3, ठीक है। उसके बाद है हमारा कट डाउन। कट डाउन होता है कटौती करना। यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, यू शुड कट डाउन ऑन योर वेट, कटौती करना। यू शुड कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ चपातीज यू ईट, जब आपको वेट कम करने के लिए कहा जाता है। सो कट डाउन के साथ होगा नंबर 4। लुक आउट फॉर, ढूंढना। लुक आउट फॉर होता है ढूंढना, तो इन सर्च ऑफ नंबर 1 यहां आएगा। फिर है पुट ऑन। पुट ऑन, कोई भी चीज अगर आपको पहनने के लिए कही जाए, पुट ऑन योर टी शर्ट, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर सॉक्स, पुट ऑन योर जैकेट, इट इज कोल्ड आउटसाइड, वो सब पुट ऑन। तो पुट ऑन कहां? यहां नंबर 2। सो A3 एंड B4, A3 एंड B4 कहां पर है भाई? यहीं पर है बस। A3, B4, C1 एंड D2, करेक्ट। यस, यही हमारा आंसर है। दिस इज माई आंसर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ठीक है। यही जो है हमारा यहाँ पर आंसर है, ठीक है। ये होंगे, ए किसके, ए के साथ जा रहा है 3, बी के साथ जा रहा है 4, सी के साथ जा रहा है 1 और डी के साथ जा रहा है आपका 2। दिस इज माई आंसर। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ सुटेबल ऑप्शन। इट इज टिपिकल ऑफ द एलीट क्लास टू डिस्पाइज द पुअर, और ये डिस्पाइज को हम अंडरलाइन करेंगे, ये हमारा अंडरलाइंड वर्ड है। इट इज टिपिकल ऑफ द एलीट क्लास। एलीट क्लास कौन सी क्लास है? जो ऊंची वाली क्लास है। इट इज टिपिकल ऑफ देम टू डिस्पाइज द पुअर। और देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके। इन्होंने जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं वो फ्रेजल वर्ब्स हैं, ओके। लुक ओवर, लुक डाउन अपॉन, लुक अप टू, लुक अवे, ये आपके सामने है।
ओके मैं आपसे हमेशा कहती हूँ फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी सीरीज है, जितने लोगों ने हमारा लुमिनर इंग्लिश मास्टरी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, पूरी सीरीज है आपकी ए टू जेड, उसको देखो, उसको देखो, उसको सुनो, देखो। ओके डिस्पाइस का मतलब होता है लुक डाउन अपॉन, किसी को अपने से नीचा समझना, किसी को अपने से नीचा समझना। तो यहां पर 39 में मेरा आंसर क्या है? 39 में मेरा आंसर जो है वो बी है। ठीक है, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके लुक ओवर समथिंग का मतलब तो होता है किसी चीज को एग्जामिन करना। ठीक है, एग्जामिन, उसको जांचना। ओके फिर यहां पर लुक अप टू, लुक अप टू होता है जब आप किसी के जैसे बनना चाहते हैं, किसी के जैसे बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये बहुत ग्रेट है। जैसे मैनी क्रिकेटर्स दे एडमायर दे रिस्पेक्ट विराट कोहली, तो हम क्या कहेंगे? दे लुक अप टू विराट कोहली, इस तरह से हम कहेंगे। और लुक अवे का मतलब तो बस नजरें घुमा घुमा लेना। व्हेन द बेगर केम नियर मी and he was expecting me to give him 10 rupees, I just looked away, दूसरी दिशा में देखना। ओके नजरअंदाज करना, आंसर 39 का बी। होमोनम्स मैच लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग इन लिस्ट 2। आपको क्या क्या दिया गया है? BIRTH, BERTH, मेज एंड मेज। बताइए, सबसे सिंपल वाला पकड़ो, BIRTH, तो आपको पता होगा डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, बताइए बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये कौन सी बर्थ है? BIRTH, जन्म वाली, टू बी बॉर्न। सो यहां पर हमारा 3 आएगा। ए के साथ 3 कहां पर है? ओ लकी यू, देखो ए के 3 साथ 3 केवल एक जगह है, यहां पर। फाइन, B1 यस, लोअर बर्थ, अपर बर्थ, ये ट्रेन में होती है, ट्रेन की सीट। ये मेज क्या है? ये मेज है भूल भुलैया। सो दिस विल गो विद विच वन? दिस विल गो विद नंबर 4। ठीक है, और ये वाला मेज क्या है? मक्का, भुट्टा, काइंड ऑफ कॉर्न, ये लीजिए। हो गए सारे? बिल्कुल हो गए हमारे, डन। आंसर हियर इज गोइंग टू बी सी, सी विल बी द राइट आंसर। Rearrange the following to make a meaningful sentence and now we are on para jumble। हमारे सामने है para jumble का क्वेश्चन। ठीक है, to reduce the incidence of crime involving property, in conclusion we must search for ways as well as offense against people। oh my goodness, बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने और आप जो है इसको करने की कोशिश कीजिए। बताइए, वी मस्ट सर्च फॉर वेज, ये जो है हमारा ये वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से बिगिन हो रहा है कि वी जो है वो सब्जेक्ट है, किसको काम करना है? हमें। उसके बाद आपका मोडाल आ गया, उसके बाद आपका मेन वर्ब आ गया। वी मस्ट सर्च फॉर वेज, व्हाट काइंड ऑफ वेज, किस तरह के वेज? वी मस्ट सर्च फॉर वेज टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी। ओके क्या ये आएगा? सी के बाद आपका ए आएगा, बताइए। लेकिन सी के बाद ए तो मुझे यहां कहीं नजर ही नहीं आ रहा, मुझे कहीं भी यहां पर नजर ही नहीं आ रहा सी के बाद ए। अगर आप ध्यान से देखें, क्या मैं इसको फिट करूं? वी मस्ट सर्च फॉर वेज एज वेल एज ऑफेंस अगेंस्ट पीपल टू, हाँ यस ये सही है, ये 1 आएगा, ये हमारा नंबर 2 आएगा। वी मस्ट सर्च फॉर वेज, हमें तरीके भी ढूंढने हैं, एज वेल एज ऑफेंस अगेंस्ट पीपल, साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ अपराध, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी इन कंक्लूजन। क्या ये ऐसे होगा? बताइए। बिकॉज इन कंक्लूजन, बिगिनिंग में अगर हम लाना चाहें कि अगर हम इन कंक्लूजन वी मस्ट सर्च फॉर वेज एज वेल एज ऑफेंस अगेंस्ट पीपल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी, बी बिगिनिंग से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपने सेंटेंस तो बना लिया लेकिन आपको फिर भी इंट्यूशन हो रही है कि प्रोबेबली ये ठीक नहीं है,
लेकिन फिर आप ऑप्शंस के साथ जाओ, ऑप्शंस में या तो आपको सी के साथ स्टार्ट करना है या फिर आपको ए के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर ए के साथ तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, सी के साथ होगा, विच इज दिस वन, वी मस्ट सर्च फॉर वेज, सी के बाद डी आएगा, एज वेल एज ऑफेंस अगेंस्ट पीपल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी इन कंक्लूजन। यस, यही हमारा आंसर है, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर इज बी। नेक्स्ट वन, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स मैच करेंगे। बर्न, डेरोगेटरी, अबंडेंस, डिटेन, कॉम्प्लीमेंट्री, डाउज, रिलीज एंड लिमिटेड। यह आपको दिया है। बर्न का मतलब जलाना, बर्न का मतलब जलाना, तो बर्न का ऑपोजिट क्या होगा, बुझाना, बुझाना ही तो होगा, एक्सटिंग्विश, फायर एक्सटिंग्विशर, उसका नाम फायर एक्सटिंग्विशर क्यों है, क्योंकि वो आग बुझाता है। तो बर्न जो है इसके साथ जाएगा आपका डाउज, ठीक है। डेरोगेटरी, इंसल्टिंग होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका ऑपोजिट है। अबंडेंस, अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा लिमिटेड। सीमित, डिटेन, किसी को रोक के रखना, तो इसका ऑपोजिट होगा रिलीज, रिहा कर देना। डिटेंशन सेंटर होते हैं ना, तो ए के साथ क्या जा रहा है भाई, ए के साथ जा रहा है 2, बी डेरोगेटरी, बी के साथ जा रहा है हमारा 1, सी अबंडेंस, अबंडेंस के साथ जा रहा है लिमिटेड, ए बी सी बचा डी, डी किसके साथ जा रहा है 3। सो 2 1 4 3, कहां पर है 2 1 4 3, ये रहा 2 1 4 3, here is your 2 1 4 3, is it clear? So this is my answer. Next, choose the correct antonym of addition. Addition, हमें क्या बताना है, हमें इसका ऑपोजिट बताना है, हमें इसका ऑपोजिट बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 43, ये बहुत सिंपल है, ये भी गड़बड़ किया तो बस हो गया। आप में एक स्पेशल टैलेंट है कि बहुत सिंपल को भी हम गड़बड़ कर देते हैं। मैम डोंट डू दैट, क्विकली टेल मी व्हाट्स द आंसर। इंक्रीज, सप्लीमेंट, डिडक्शन या फिर ये कोरोलरी, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन 43। 43 ध्यान से देखो, एडिशन तो होता है किसी चीज को जोड़ना, तो उसमें अगर हम कुछ घटा दें तो उसका होगा डिडक्शन, डिडक्ट करना, ये हमारा रूट वर्ड है, DEDUCT, लेट मी राइट इट फॉर यू, DEDUCT, डिडक्ट। देखो एडिशन, इंक्रीज, ये तो सिनोनिम है। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब होता है कोई एडिशनल चीज ही, ये भी एक तरह से सिनोनिम ही है। सो आंसर हियर इज गोइंग टू बी सी, सी इज माय राइट आंसर। ओके, आगे, fill in the blank with a suitable adverb. Dash, he is a good winner, but I have never watched him win a race. Very nice question. Luckily, doubtfully, fortunately, apparently. 4.6 रेटिंग है इस क्वेश्चन की इन लेवल ऑफ डिफिकल्टी। लेवल ऑफ डिफिकल्टी में इसकी रेटिंग क्या है हमारी 4.6। 4.6, बताइए। डैश, ही इज अ गुड विनर बट आई हैव नेवर वॉच्ड हिम विन अ रेस। आप ना लकीली और फॉर्चुनेटली हम कब यूज करते हैं, कोई अच्छी चीज हो जाए तब यूज करते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, लकीली आई रीच्ड ऑन टाइम ऑल्दो आई हैड मिस्ड द बस, फॉर्चुनेटली आई वन द लॉटरी टिकट। वहीं पर होता है ना, यस बिल्कुल वहीं पर होता है। क्या यहां पर कुछ ऐसा है पॉजिटिव? हम तो केवल उसके क्वालिटी बता रहे कि वो अच्छा विनर है, सॉरी अच्छा, हाँ, ही इज अ गुड विनर, वो अच्छी तरीके से जीतता है, लेकिन मैंने उसको कभी भागते हुए देखा नहीं है। ही इज अ गुड विनर उसका एक ट्रेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं विराट कोहली इज अ गुड बैट्समैन, इसका उसके लकीली फॉर्चुनेटली से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले मैं लकीली और फॉर्चुनेटली को बाहर करूंगी, इन दोनों को बाहर कर दिया। देखो आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड पॉजिटिव है, कौन सा वर्ड नेगेटिव है, आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। ओके, और डाउटफुली आपको शक है, डाउटफुली का भी यहां कोई लेना देना है ही नहीं, डाउटफुली ही इज अ गुड विनर, नो। बचा अपेरेंटली, 3 मैंने बाहर कर दिए। ओके, तो अपेरेंटली आंसर होगा। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपेरेंटली जो है ये हमारा आंसर है।
लेकिन अपेरेंटली का मतलब क्या होता है? अपेरेंटली का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज और लोगों से सुनी है, इसलिए आपको पता है, लेकिन आपने उसको खुद विटनेस नहीं किया है। अपेरेंटली, ओके, वहां पर यूज होता है। तो अपेरेंटली ही इज अ गुड विनर, बट आई हैव नेवर वॉच्ड हिम विन अ रेस। आंसर हियर इज गोइंग टू बी डी। Fill in the blank with a suitable adverb. Dash he thinks too high of himself. Adverbs, adjectives, noun, pronoun, verb, modals, कुछ भी नहीं छोड़ेगा ये एग्जाम आपका. Don't think I will skip this topic, I will skip that topic. You will have to skip the year and I shouldn't say beyond this. Okay, a word to the wise is enough. नहीं पता इसका मीनिंग, जाइए idioms and phrases में ए वाला देखिए. A word to the wise is enough. Okay. Dash he thinks too high of himself. बताओ, वो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोचता है. Thinks too high of himself. Okay. क्या ये नेगेटिव है? ओके, स्लाइली ही थिंक्स, स्लाइली होता है थोड़ी चालाकी करते हुए, स्लाइली, ही लुक्ड एट मी स्लाइली. फिर नेक्स्ट है यहां पर अनफॉर्चुनेटली. यस, ये हमारा आंसर है. ये नेगेटिव वर्ड है, अनफॉर्चुनेटली. बदकिस्मती से वो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोचता है, रिसेंटली, हाल ही में. ओके, और क्रेडिबली, आप बताइए मुझे, ये मैंने पहले वीडियोस में भी आपके साथ कवर किया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिबली? मैं आपके लिए यहां पर लिख देती हूं. 45 के लिए हमारा आंसर, व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर हियर इज बी. बी इज द करेक्ट आंसर. Add a suitable question tag to the following sentence from the options given below. मोहित lives in the city. लीजिए, यहां पर आपको मोहित के बाद जो है क्वेश्चन टैग लगाना है. ओके, अगर आपने क्वेश्चन टैग के बेसिक रूल्स आपको आते हैं, आप इसको 100% कर देंगे. बताओ मुझे, एड अ सुटेबल क्वेश्चन टैग. मोहित लिव्स इन द सिटी. सबसे पहले आप बताइए, ये वाला जो पार्ट है ये किस टेंस में है? दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये. सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है? डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. उसके बाद मोहित लिव्स इन द सिटी, क्या इसमें कुछ नेगेटिव है? नो मैम. अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या क्वेश्चन टैग में नेगेटिव आएगा? क्वेश्चन टैग में नेगेटिव आएगा. या तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव होगा या सेंटेंस में नेगेटिव होगा. यहां पर नहीं है. फाइन. तो मोहित के साथ हमें डज लगाना है, DOES. फिर हमें नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव नहीं है, और मोहित के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो ही होगा. अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ले लीजिए, डजंट ही. सो माय आंसर विल बी डी. यहां पर तो टेंस चेंज हो गया, कट गया. यहां पर हमारा नेगेटिव नहीं है, कट गया. यहां टेंस चेंज हो गया, ये भी कट गया. सो डजंट ही. 46 इज डी. Complete the following sentence by choosing the correct option. I am tired as dash since 7 o'clock in the morning. Rating 2 out of 5. Very easy question. Very simple question of tenses. Okay, यहां पर क्या होगा? I am tired, मैं थकी हुई हूं. क्यों? As, बताइए. I am, यहां पर देखो प्रेजेंट है, प्रेजेंट. As I have been working since 7 o'clock in the morning. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सुबह से लेकर अभी तक ये काम हो रहा है. आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग. विल फ्यूचर का, ये नहीं होगा. हैड बीन वर्किंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, सो 47 में मेरा आंसर क्या है? 47 माई आंसर इज ए. ओके, आई हैव बीन वर्किंग. कौन सा टेंस हमने लगाया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसकी यूसेज को आप समझेंगे, इसमें क्या यूज होता है वो सारी चीजें आप समझेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आगे चलो. चूज द सेंटेंस वेयर द ईडियम हैज बीन इनकरेक्टली यूज्ड. ओ माय गुडनेस, ईडियम्स तो जिस एग्जामिनर ने ये पेपर बनाया शायद उसके फेवरेट थे. प्लीज हियर मी आउट. The officers agreed to carry out the orders. She kept out talking. I looked after my parents. Okay. Hear me out, ये हमारा इडियम है यहां पर. ओके, कैरी आउट ये. ओके, केप्ट आउट ये. ओके, लुक आफ्टर ये. इन्होंने थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब्स और साथ में इडियम्स का कॉम्बिनेशन यहां दिखाया है. प्लीज हियर मी आउट, बिल्कुल सही है. मेरी बात सुनो.
प्लीज हियर मी आउट। ओके, मेरी बात सुनो, सही है। द ऑफिसर्स अग्रीड टू कैरी आउट द ऑर्डर्स, बिल्कुल सही है। कैरी आउट करने का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को करना। ओके, एग्जीक्यूट करना। शी केप्ट आउट टॉकिंग, इनकरेक्ट। यहां पर आप इसको हटा दीजिए ना, आउट की जरूरत नहीं है। शी केप्ट टॉकिंग, वो बात करती रही। तो हमें कौन सा बताना है, इनकरेक्ट वाला। यस, दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी की देखभाल करना। आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स। आई गेव माई प्लांट्स टू माई नेबर सो दैट शी कुड लुक आफ्टर देम इन माई एब्सेंस। इज इट क्लियर? चलो आगे। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। कितने सारे ईडियम्स के हैं। ही इज एज हार्ड एज अ नेल, नेवर मूव्ड बाई एनीथिंग। ये हमने ए लिस्ट में आपकी ईडियम्स में कराया हुआ है आपको। अब आपके धीरे धीरे चीजें काबू आनी चाहिए। ओके, ही इज एज हार्ड एज अ नेल, टफ टू डील विद, अनसिंपैथेटिक, फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग या हार्ड वर्किंग। टफ टू डील विद क्या होता है बताओ मुझे, ये होता है अ हार्ड नट टू क्रैक, ये वो होता है अ हार्ड नट टू क्रैक। ओके, so if he is as hard as a nail, he is physically strong। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आंसर यहां पर क्या होगा, 49 के लिए मेरा आंसर जो है वो सी होगा। 49 आंसर here is going to be C। C is the right answer। Fine, now let's move on to the last question। अब तक कैसा लग रहा है आपको पेपर? अब बताओ, मैच द सेंटेंसेस इन लिस्ट 1 with clauses used in list 2। Very nice। The boy who came here is my brother। I want to know who came here। I had left the room when my mother came to meet me। Please tell me who came to meet me। Noun clause, adjective clause, adverb clause, noun clause, ये सारे यहां पर आपको दिए गए हैं। बताइए यहां पर हमारा क्या होने वाला आंसर, बताइए। I'll give you time, ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 इज इन फ्रंट ऑफ यू है हमारा। द बॉय हु केम हियर इज माई ब्रदर। ठीक है, फर्स्ट वाला देखिए लिस्ट 1 में ए, द बॉय हु केम हियर इज माई ब्रदर, इसमें ठीक है, द बॉय हु केम हियर इज माई ब्रदर, ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा हमारे टू के साथ। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि ये वाला हु केम हियर इज माई ब्रदर, ये बॉय के बारे में जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। फाइन, तो A2 कहां पर है, A2 एक तो यहां पर है और एक A2 यहां पर है। इसको मैं फिलहाल काटती हूं, इन दोनों को काटा लगा देती हूं। फाइन, नेक्स्ट वाला मैं ले लेती हूं, आई वॉन्ट टू नो हु केम हियर। ओके, मैं जानना चाहती हूं कि कौन यहां आया। आई वॉन्ट टू नो हु केम हियर, बी वाला जो हमारा ऑप्शन है। अब यहां पर हु केम हियर, ये जो है, ठीक है, हु केम हियर, ये वॉन्ट टू नो जो है ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। आई वॉन्ट टू नो हु केम हियर, ये वाला जो है। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, हु केम हियर जो है ये ऑब्जेक्ट है वर्ब नो का। ओके, यहां पर ये सर्व कर रहा है एज अ नाउन, जो कि व्हाट इज द स्पीकर जानना क्या चाहता है, तो ये एक नाउन क्लॉज है। बी जो है ये नाउन क्लॉज है, तो मैं बी को किसके साथ ले जाऊं, मैं बी को ले जाती हूं 1 के साथ। ठीक है, बी यहां पर आ गया 1 के साथ। फाइन, यहां पर भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा हम आगे देखते हैं क्योंकि ये वाले भी हमें अभी फिट करने हैं। ओके, बी आ गया हमारा 1 के साथ नाउन क्लॉज। फिर देखो, आई हैड लेफ्ट द रूम व्हेन माय मदर केम टू मीट मी, एक ये दिया गया है, और लास्ट में है प्लीज टेल मी हु केम टू मीट मी, ये दो आपको दिए गए हैं। अब जो हमारा सी है, आई हैड लेफ्ट द रूम व्हेन माय मदर केम टू मीट मी, क्लॉज यहां पर क्या है, व्हेन माय मदर केम टू मीट मी, ये वाला है। अब ये एग्जैक्टली आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है टाइम के बारे में। When my mother came to meet me, क्या ये टाइम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है? यस, ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और अगर ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक्शन कब हुआ, तो इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये हैड लेफ्ट को मॉडिफाई कर रहा है, और हैड लेफ्ट हमारा यहाँ पर वर्ब है, तो ये कैसा क्लॉज हुआ, ये हुआ हमारा एडवर्ब क्लॉज।
तो फिर ये जो थर्ड वाला है इट विल गो विद 3, राइट। सी हमारा 3 है, देखो यहां पर C3 नहीं है, तो सी जो है 3 वो यहां पर है, ठीक है। और लास्ट वाला देखो, प्लीज टेल मी हु केम टू मीट मी, ये वाला हमारा क्लॉज है, हु केम टू मीट मी। क्लॉज क्या है यहां पर, हु केम टू मीट मी, ठीक है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है टेल, ठीक है। बताओ हु केम टू मीट मी, ये ओके। तो फिर ये कौन सा क्लॉज हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, अभी लास्ट में देखो ये यही हमारा फिट बैठेगा, ठीक है। आंसर यहां पर हमारा डी है। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी, आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 7th ऑफ जून को जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था वो मैंने सारे का सारा यहाँ पर आपको करा दिया है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपके क्वेश्चंस बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रहे हैं। आपने इडियम्स की आज कितनी वैरायटी देखी कि आधा सेंटेंस यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, मैच करो कहाँ गलत हुआ और इस तरह से, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही प्रैक्टिस करना होगा। डोंट थिंक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू और फ्राइटन यू और एनीथिंग लाइक दैट, नो। जो रियलिस्टिक चीज है, जो वास्तविक रूप से हो रहा है, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मैं वही आपको करा रही हूं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर द वीडियो, like our channel, if you like the video, please like it, subscribe to the channel. Thank you so much for watching. Bye bye.